नमस्कार दर्शकों, आज के व्यक्ति विशेष में हमारे साथ हैं बहुत अच्छे कंपोजिटर और म्यूज़िक राइटर जिनसे बात करेंगे। अमित बिष्ट जी इनका नाम है। अमित बिष्ट जी से आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे कि कैसे उनकी जीवन की ये क्षेत्र की शुरुआत हुई, कैसे उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने कदम रखे, कैसे वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ते चले गए। तो मैं आपसे मिलवाना चाहूँगा अमित बिष्ट जी से। थैंक यू सो मच। अमित जी, आपके संगीत के जीवन की शुरुआत कैसे हुई? संगीत के जीवन की शुरुआत तो मैं कहूँगा सर, संगीत मेरे हिसाब से मेरे अंदर मेरी पैदाइश से ही था। माता पिता जो हैं वो भी थोड़ा बहुत गाते हैं और घर जो है वो संगीत में ही कहूँगा। तो स्कूल लाइफ से जब से स्कूल की शुरुआत हुई, एनुअल फंक्शंस में जैसे बच्चे गाया करते हैं वैसे गाना शुरू किया। बट ऐसा एक शौक़ की तरह चला तब तक म्यूज़िक, जब तक मैं बड़ा नहीं हुआ। बट 10वीं में आने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे संगीत को अपना करियर बनाना चाहिए। और एक मैं अलग कहूँगा, एक टीचर मिले जिन्होंने मुझे ये मार्गदर्शन दिया कि आप अच्छे हैं इसमें और आप इसको आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहित सर को कहूँगा मैं। कैसे स्कूल में सबसे पहला जो आपने स्टेज परफॉर्मेंस किया क्या था, कैसा मौका मिला वो? तो जब मैं सेकंड क्लास में था तो मेरे जो क्लास टीचर थी उनको पता लगा कि मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ। तो मेरे क्लास टीचर ने मुझे बोला कि आप गायत्री मंत्र को याद करके आइए। और उस समय पर डीडी नेशनल पर एक गायत्री का शो आया करता था, तो वो मैंने तैयार किया। गायत्री के महामंत्र से, वो जो गीत था उसका, वो मैंने तैयार किया। और जब मैंने अपने क्लास टीचर को सुनाया तो उन्होंने बोला कि आप एनुअल फंक्शन में यही गाएंगे। तो आज भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं दूसरी कक्षा का बच्चा मैं गा रहा था और कोरस में मेरे साथ 10वीं और 12वीं कक्षा के बच्चे साथ में गा रहे थे। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। तब उतना रियलाइज़ नहीं हुआ था कि जब, क्योंकि मैं छोटा था। बट अब ये लगता है कि हाँ, वो बहुत अच्छा मौका था और मुझे भी बहुत अच्छा ऑनर मिला कि हाँ मैं वो परफॉर्म कर पाया। एक उत्तराखंड जैसे क्षेत्र से दिल्ली आकर अपनी पहचान बनाना, गाने गाना और ख़ास तौर पे गाने लिखना और गानों के साथ उन गानों को कंपोज करना, ये एक बहुत टैलेंट की बात है। तो ये सब कैसे धीरे धीरे कैसे आप आगे बढ़ पाए? जैसा कि मैंने कहा, संगीत तो शुरू से ही था, बचपन से जब से हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे अपने क्राफ्ट को, अपने आर्ट को बेटर किया है, लिखता गया और नई नई चीज़ें बनाता गया। जैसे शुरुआत में कुछ कुछ बनाया तो अब वो ऐसा लगता है कि हाँ, वो थोड़ा सा बचपने जैसा लिखा था मैंने, लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे लिखता जा रहा हूँ, ग्रो करता जा रहा हूँ, तो और बेटर होती जा रही हैं चीज़ें। कोई ऐसे ही हमारे दर्शकों को आप ऐसा गाना सुनाना है, बताना चाहें जो आपका पहला कहीं एल्बम में गाना आया हो, जो आपका लिखा हो, आपका गाया हुआ हो? जी बिल्कुल। मैंने एक गाना लिखा था, कंपोज किया था शोभित भैया के साथ मिलकर, तो मैं वो सुनाना चाहूँगा बिल्कुल। दर्शकों में साथ साथ ये भी बता दूं कि बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी हैं ये, क्योंकि गिटार के साथ गाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। तो कुछ ऐसा है। ओके। जाने जा तुझे भुला दिया, हाँ तुझे भुला दिया, तुझे खुद में से मिटा दिया, हाँ तुझे मिटा दिया। तेरे आ जाने से जागे थे ख्वाब जो, उन्हें खुद में सुला दिया। जाने जा तुझे भुला दिया, हाँ तुझे भुला दिया, तुझे खुद में से मिटा दिया, हाँ तुझे मिटा दिया। बहुत अच्छे। आप हिंदी गानों के अलावा जहाँ उत्तराखंड से आते हैं, तो उत्तराखंड का भी कोई गीत, कोई कुछ ऐसी आवाज़ में मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को सुनाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। एक बहुत ही प्रसिद्ध उत्तराखंड का एक गीत है जो आई थिंक जो यंग जनरेशन है उन्होंने भी आजकल यही सुना है मोस्टली, तो मैं वो ज़रूर सुनाना चाहूँगा। माही मेरी शिमले दी राहें, चंबा कितनी खदूर, माही
दी राहें चंबा कितनी करूं शिमले नी बसना कसौली नी बसना शिमले नी बसना कसौली नी बसना चंबे जाना जरूर चंबे जाना जरूर माही नी मेरी शिमले दी राहें चंबा कितनी करूं। बहुत अच्छे। तो आगे आप जो अपने संगीत क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप क्योंकि मल्टी टैलेंटेड हैं, तो किस में ज़्यादा आपका रुझान है, किस क्षेत्र में आप ज़्यादा आगे बढ़ने की चाहत रखते हैं? जब मैंने म्यूज़िक करियर को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था तो मैंने सोचा था कि जैसे हम शंकर महादेवन जी को देखते हैं या ए.आर. रहमान जी को देखते हैं कि वो गाते हैं, अच्छा गाते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर उनको ज़्यादा पहचाना जाता है कि वो म्यूज़िक बनाते हैं और उनके गाने जो बनाते हैं फिल्मों में उनसे उनको जाना जाता है। तो मैं अपनी पर्सनालिटी को वैसे ही ले जाना चाहता हूँ। जी हाँ, गाना बिल्कुल अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन एक गाने पर काम करने का, जब आप उस गाने पर बैठते हैं और उसके साथ काम करते हैं, आपके इमोशंस जब उस गाने के साथ निखर के आते हैं तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं ज़्यादातर वही करना पसंद करता हूँ। तो कोई अभी आपका आगे आने वाले समय में कोई गाना लिखा हुआ या कंपोज किया हुआ कोई आना चाहे तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहें तो? जी बिल्कुल, कुछ गाने हैं जो जी से आने वाले हैं। एक अभी कुछ समय पहले जी से एक गाना आया भी, और पैनोरमा म्यूज़िक के साथ हमारे कुछ गाने आने वाले हैं, जैसे इंतज़ार है और बैरागी है। वो कुछ गीत हैं, जल्दी आप लोगों को सुनने को मिलेंगे, और वो भी मैंने शोभित भैया के साथ किया है काम। बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि वो मुझे चांस देते हैं लिखने का, कंपोज करने का, उनके साथ काम करने का बहुत एक्सपीरियंस है। वो उनके साथ बहुत सारे राइटर हो सकते हैं, लेकिन वो मुझे प्रायोरिटी देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक्स टू हिम। होपफुली और ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा दिखेंगे आप लोगों को। दर्शकों, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता रहूँ कि अमित जी जो हैं बहुत सारे लाइव कंसर्ट्स भी करते हैं, लाइव शोज़ भी इनके रहते हैं, बहुत सारे मॉल में, बहुत सारे होटल्स में, बहुत जगह इनके लाइव परफॉर्मेंस रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी इस कला का हम कुछ लुत्फ़ उठाएं, कुछ और कोई फिल्मी गाना, कोई और ऐसा गीत जो आप हमारे दर्शकों को। जी, मैं आपको सुनाता हूँ कुछ ऐसा जो हर उम्र के बच्चे और जवान बूढ़े हर कोई पसंद। क्योंकि मैं साथ साथ बता दूं दर्शकों, क्योंकि लाइव गाना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि स्टूडियो में गाना, उसमें गलतियां करना और गलतियों को रिमूव कर देना बहुत आसान होता है। जब आप दर्शकों के बीच में लाइव गाते हो तो आपके पास टेक रीटेक और गलती सुधारने का कोई मौका नहीं होता। यहाँ भी जो आज रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं ये लाइव गा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट्स बॉक्स में इनके बारे में अपनी राय जरूर लिखें, और अगर किसी कंसर्ट में, किसी प्रोग्राम में आप इनको लाइव सुन चुके हैं तो वो भी ज़रूर बताएं ताकि इनको भी अच्छा लगे। थैंक यू सो मच। तो मैं ओ मेरे दिल के जान सुनाता हूँ। क्या बात है। आपका अरमां, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं, जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। तो दर्शकों, ये इतने यंग हैं और आजकल यंग बच्चों का कहीं ना कहीं प्यार या कहीं दिल लगा होता है, तभी दिल से इस तरह के सुरीले सुर लिख पाते हैं या निकल पाते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा कि कोई आपके जहन में कोई है ऐसा प्यार जिसके लिए आप इतने बेकरार होकर लिख पा रहे हैं? आई थिंक अगर शायद प्यार होता तो और मुझे मदद मिल जाती शायद ऐसे गाने लिखने में, बट हाँ अभी तक तो नहीं। अभी तक फ्यूचर की तरफ ध्यान है और फोकस है, तो शायद
इस काम को आगे करते करते शायद मतलब कोई ऐसा संगीत मिल को ही जाए। आपने अपना प्यार बना रखा जी, है, मैं बिल्कुल। यही मानकर चलूं। बिल्कुल, संगीत तो ही अभी इतनी प्यार। सुरीली बातों में एक और सुरीला सा कुछ सुना देते तो बिल्कुल। फिर। अब रोमांस की बात आई है तो कुछ गाते हैं जो रोमांटिक है। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। हाँ, चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल कहता है तू है यहाँ तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आपके परिवार का आपको कितना समर्थन सपोर्ट मिलता है इसमें? सपोर्ट तो सर बहुत मिला, स्पेशली मेरी मदर की तरफ से। जैसे कि कहते हैं सबके, माँ का प्यार तो आप गिन नहीं सकते ना उसको तोल सकते हैं। तो मदर की तरफ से बहुत सब, पूरी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, क्या बात है। तो मेरे बड़े भाई बहन भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उनको भी कहीं ना कहीं हमेशा से लगता रहा कि हाँ, इस करियर में ये अच्छा कर सकता है। और हालांकि मेरे हर डिसीजन को वो लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। हाँ, शुरुआत में उनको भी लगा था कि नहीं, एक सिक्योर आपके पास चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, अगर आप म्यूज़िक नहीं कर पाते उस लेवल तक, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और उस लेवल पे पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप नहीं पहुंच पाते उस लेवल पर, तो आपकी लाइफ एकदम से गिरने ना लगे, तो आपके हाथ में एक और चीज़ होनी चाहिए, कोई जॉब होनी चाहिए। तो मैंने बीकॉम किया उसके लिए, ताकि मेरी फैमिली एक तरीके से सेटिस्फाइड रहे कि हाँ, मेरे पास और भी सपोर्ट है करने के लिए, काम करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। तो उसके बाद फैमिली को जब दिखा कि हाँ नहीं, इसका पैशन है, पूरे दिल से करना चाहता है चीज़ें, तो तब से सपोर्ट है और एक रिस्पेक्ट भी है आप, क्योंकि आप थोड़ा बहुत जी पे गाने आना और पैनोरमा में गाने आना, तो परिवार को तो एक संतुष्टि के साथ ये लगता ही है कि भविष्य स्थिर हाथों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब उनको थोड़ा लगने लगा है कि हाँ, अच्छी तरफ कदम बढ़ा दिया है, तो अब बिल्कुल हमारा सपोर्ट करना बनता है, तो वो बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में माता पिता हैं, सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर भाई है, फिर मैं हूँ छोटा। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी छोटी सी दुकान है हमारी फरीदाबाद में, टॉयज़ की, वो संभालते हैं। तो और उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं आप? उत्तराखंड में बागेश्वर के रहने वाले हैं। बागेश्वर के रहने वाले हैं। तो देखिए दर्शकों की, कितने छोटे से क्षेत्र से निकलकर दिल्ली में आना और अपनी एक मुकल्लम पहचान बनाना, ऐसी पहचान जिसे लोग सलाम करें, एक बहुत बड़ी बात होती है। तो चलते चलते मैं अमित जी से कहूँगा कि एक और कोई सुरीला सा कुछ राग छेड़े जिसके साथ हम विदा लें आपसे। ज़रूर सर। तो सर, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, तो आपके लिए। क्या बात है, बहुत अच्छी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया, तेरा बन बैठा है मेरा जिया, जाने क्या होगा क्या पता, इस पल को मिलके आज ही ले जरा, मैं हूँ यहाँ तू है यहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में आ भी जा, ओ जाने जा दोनों जहाँ, मेरी बाहों में
love you so much, baby, I love you. तो ये गिटार बजाने का हुनर कैसे सीखा, ये एक ज़रूर बात अपनी बताएं आप। सर, जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, तो अभी जब मैं 10th स्टैंडर्ड में, तो गिटार का फैशन कह सकते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा उठने लगा। तो एक ऐसा लड़का जो म्यूज़िक से प्यार करता है, जो हर दूसरी वीडियो म्यूज़िक की देखता है सोशल मीडिया पे, तो उसके लिए गिटार बहुत फैसिनेटिंग था कि यार ये एक इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो इतना अच्छा सुनाई देता है। तो 10th में जब 3 महीने की छुट्टियां होती हैं, तो तब मैंने सोचा कि यार कोई गिटार क्लास ढूंढते हैं। तो मेरे घर के करीब में एक गिटार क्लास थी, तो मैंने वो ज्वाइन करी। वहाँ से ये शुरुआत हुई कि हाँ, गिटार सीखना। फिर वहाँ से भी जो टीचर थे उन्होंने बहुत प्रेज़ किया कि आपको रिदम की अच्छी नॉलेज है, तो आप करिए, खुद करिए, सीखिए। तो वहाँ से धीरे धीरे गिटार। तो अब लगातार आप इस पे रियाज़ कितना घंटे करते हैं? जी, सुबह रियाज़ होता है, जितना भी होता है। मोस्टली मेरा काम जाता है लिरिक्स लिखने में और कंपोज करने में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम मिस करते हैं, लेकिन हाँ, दिन में कभी भी आप बैठो, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे गामा ही गा रहे हो। आप बैठो, अपने गले को वार्मथ दो, बहुत अच्छे, उनको गाने गाओ, बस अपने गले को तैयार रखो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा मेरा गला कभी ऐसा ना रहे कि हाँ, मैंने बिल्कुल ही गाना छोड़ दिया है और मैं सिर्फ लिखे ही जा रहा हूँ और कंपोज ही करे जा रहा हूँ। तो मैं बस अपने गले को हमेशा तैयार रखता हूँ कि कहीं भी कुछ भी आए, चाहे मुझे गाना पड़े, चाहे मैं 2 महीने तक ना गाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को संतुष्ट करने के लिए गाता हूँ। आपने कंपोज की बात करी कि आप अपने गीत लिखते हैं और उन्हें कंपोज भी करते हैं। अपने गीतों को कंपोज करना तो कई बार बहुत वैसा सा रहता है, पर क्या आप दूसरों के लिखे हुए गीतों को भी कंपोज करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? दूसरे के लिखे हुए गीतों को कंपोज करना एक तरीके से कहूँगा मुश्किल भी है और आसान भी। आसान ये होता है कि हाँ, आपको बोल मिल गए, तो आपको एक तरीके से एक मीटर मिल जाता है कि हाँ, आपको इस तरीके से बनाना है। लेकिन जिसने लिखा है उसको संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ, उसकी जो भावनाएं जुड़ी हैं, जिसने लिखा है उसके साथ जो भावनाएं जुड़ी हुई है, उनको संतुष्ट करना मुश्किल हो जाता है कि हाँ, ये मैंने बनाया, तो आपको ये कैसा लगा। तो इसमें सिंगर का भी देखना पड़ता होगा कि किस मीटर में वो किस उसमें, हाँ जी, बिल्कुल, ग्रेड में गा पा रहा है। सिंगर के साथ हाँ, स्केल देखना पड़ता है कि वो कितना ऊंचा गा सकते हैं, कितना नीचे गा सकते हैं, उस हिसाब से कंपोज करना पड़ता है। तो इसमें कभी कोई परेशानी, कोई ऐसी विशेष बात जो आज भी आपको याद हो, जो हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? ऐसा हुआ है, मैं नाम तो नहीं लूँगा। नहीं, नाम मैं भी नहीं कहूँगा। पर घटना बताने से थोड़ा सा। जी बिल्कुल। जैसे जब मैं गाता हूँ, तो मेरा जो नॉर्मल स्केल जिसे कहते हैं, सा जिसे कहते हैं, वो थोड़ा ऊंचा है, ऊपर से शुरू होता है। तो मैं कभी कभी जब बनाता हूँ गाना, तो वो ऊंचे स्केल से शुरू हो जाता है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि एक सिंगर आया, रिकॉर्ड किया। अब जिस नोट पर एक कुछ धुन पहुँच रही है, वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे। तो अब पहले उनको लग रहा था कि नहीं, मैं तो अच्छा सिंगर हूँ, तो मैं पहुँच जाऊँगा। बट भगवान जब आपको एक स्केल देता है, तो आपको उस मीटर में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक बात। तो कभी कभी हम ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं होता है। बट हाँ, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं दूसरे किसी और के लिए गाना बनाता हूँ, तो मेरे को ये ध्यान रखना है कि हाँ, उनके हिसाब से बने गाना, उनके स्केल के हिसाब से बने। तब ये रियलाइजेशन आई थी कि हाँ, इस तरीके से काम भी करना है। अभी जैसे आप एक कुछ गाने शुभे जी के साथ कर रहे हैं, जिनके सिंगर्स अलग हैं जी, तो उसमें आपको कैसा फील होता है कि क्या चीज़ कैसे? शोभित भैया के साथ मैं कहूँगा कि मेरे को उनकी तरफ से तो बहुत सपोर्ट है। हर सिंगर की वॉइस टेक्सचर सुनाना और मुझे खुद समझाना कि यार ये ऐसा है और हम इसको ऐसे कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन में भी ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं सारी कॉम्पोजिशन खुद ही कर लेता हूँ, वो भी मुझे सामने से बहुत हेल्प करते हैं कि हाँ, हम इसको ऐसा खेल सकते हैं, इसके साथ ऐसी छेड़छाड़ कर सकते हैं इस गाने के साथ। तो वो सिंगर्स के बारे में बताना, उसकी हर टेक्सचर को, उसकी फील को समझाना, वो बहुत हेल्पफुल होता है। और मतलब जितने भी उन्होंने चांसेस दिए हैं, हम जब भी काम करते हैं, हमारे लिए ये अच्छी फीलिंग होती है कि ज़्यादातर गाने जब भी हम भेजते हैं तो सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ, जो हम साथ में काम कर रहे हैं वो अच्छा जा रहा है। तो थैंकफुल हूँ उनका, बहुत मानता हूँ उनको, बड़े भाई जैसे हो गए। दर्शकों, आज हमारे साथ थे अमित बिष्ट जी। इनसे हमने उनके संगीत में सफ़र की बातचीत की। अगली बार हम किसी और संगीत के कलाकार के साथ आपके बीच में होंगे। तो आज की संध्या के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।